Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. शुमाली कोरिया ने ईरान में मुश्तबा खामेनेई के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का खैर मकदम करते हुए ईरानी अवाम को मुबारकबाद दी है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वजारत खारिजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि ईरान में मुश्तबा खामेनेई के बतौर नए सुप्रीम लीडर इंतखाब के फैसले का एहतराम किया जाता है। तर्जुमान ने कहा है कि शुमाली कोरिया ईरानी अवाम के इस फैसले को सराहता है और उन्हें मुबारकबाद पेश करता है। बयान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा बन रही हैं। वो आलमी कशीदगी में इजाफा कर रही हैं। शुमाली कोरिया ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान के खिलाफ जारी जारहियत की मजम्मत की और खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। पार्लियामेंट के मकर दवार के करीब एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा और किल्लत के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में जमला किरण कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट भोंगीर लोकसभा हलके ने भी शिरकत की और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत एक संगीन मसला बन चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर एलपीजी बहरान को हल करे ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी एशिया में जारी जंग के मामले पर पार्लियामेंट में बहस नहीं करवाई जा रही, जबकि इसके असरात पूरी दुनिया और हिंदुस्तान पर पड़ सकते हैं। इनके मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वो इस हसास मसले पर पार्लियामेंट में तफसीली बयान दे। एमपी ने इल्जाम लगाया कि 18वीं लोकसभा में मरकजी हुकूमत ऑपोजिशन को सच बोलने नहीं दे रही और ऑपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा। उनके मुताबिक ऑपोजिशन को बोलने से रोकना हुकूमत का एजेंडा बनता जा रहा। జరుగుతున్నటువంటి జియో పొలిటికల్ వార్ కండిషన్స్ మీద ఈ రోజు వరకు పార్లమెంట్లో చర్చ చేయలేదు. ఈ రోజు ఈ సమస్య వచ్చింది, ఈ సమస్య గురించి కూడా మాట్లాడతలేరు. ఇవాళ వాళ్ళను నరేంద్ర మోడీ గారిని వచ్చి ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడాలని, ఎందుకంటే ఈ दिल्ली में गैस सिलेंडर पर हंगामा, कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। खाना पकाने की गैस की बढ़ती कीमतों और मुमकिना महंगाई को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। अब ये चर्चे जोर पकड़ रहे कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग जैसी बढ़ती हुई सूरत हाल हिंदुस्तानी किचन को मुतासर कर सकती है। खदशा है कि बैनुल अक़वामी कशीदगी गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफे का बाइस बन सकती है। इस खौफ की वजह से दारुल हुकूमत में कई गैस बुकिंग मराकज और गोदामों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। मुल्क की अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कॉल के बाद दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गोदामों के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियां पहले ही महंगाई से 2-4 लोगों पर मजीद बोझ डाल रही। पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस की किल्लत है और इसके साथ साथ कल सरसों के तेल पे 30 रुपए और रिफाइंड पे भी 30 रुपए बढ़ गए। पूरी देश की जनता इनकी नीतियों के कारण बेहाल है और कांग्रेस पार्टी ये अपील करती है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करें, जिनसे जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। मैं जगत सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सादरा विधानसभा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में जानलेवा हमला किया गया। ये वाकया एक शादी की तकरीब के दौरान पेश आया, जब उनके साथ रियासत के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। इस हमले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए और सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त जम्मू के रिहायशी कमल सिंह जामवाल के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश में वाक़ रॉयल पार्क में एक शादी की तकरीब में पहुंचे थे और हमलावर भी उसी तकरीब में मौजूद था। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे, तभी एक शख्स तेजी से उनके करीब जाता है और अचानक पिस्तौल के जरिए उन्हें निशाना बनाना चाहता है। मुलजिम फारूक अब्दुल्ला के सर में गोली मारना चाहता है, लेकिन उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आ जाते हैं और हमला आवर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता।
कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान बाला में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला उठाते हुए वहां की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात खड़े किए और मरकज से जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने का मुतालबा किया। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया गया और इस वाक़े ने वहां के हालात पर संगीन सवालात पैदा कर दिए। उन्होंने कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि एक अहम सियासी रहनुमा की सिक्योरिटी इस तरह खतरे में पड़ गई। खड़गे ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल था और वहां की पुलिस और सिक्योरिटी का निजाम मुकामी इंतजामिया के तहत काम करता था, लेकिन अब वहां की सिक्योरिटी बराह रास्त मरकजी वजारत दाखिला के कंट्रोल में है। महाराष्ट्र असेंबली में उस वक्त बजट इजलास जारी है। इस दौरान असेंबली की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। असेंबली दफ्तर के सरकारी ईमेल अकाउंट पर बम होने की धमकी मिलने के बाद असेंबली अहाते में अफरा तफरी मच गई और सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। धमकी आमेज ईमेल भेजने वाले की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मुलजिम नामालूम है। वाज़ेह है कि मुंबई की अदालतों और दीगर इलाकों में इससे कबल भी बम होने की धमकियां मौसूल हुई थी। बम की धमकी का मामला नोटिस में आते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने असेंबली अहाते को खाली करा लिया। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को फौरी तौर पर बुलाया गया और अहाते के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी गई। मालूम हुआ है कि इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली का बजट इजलास चल रहा, जिसकी वजह से अहाते में कई मेंबरान असेंबली, वुज़रा और वीआईपी ओहदेदार मौजूद हैं। बादजा सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और पुलिस अहाते की मुकम्मल तलाशी में मसरूफ हो गई। मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं। मगरबी एशिया में जारी जंग के बाइस ईंधन की सप्लाई मुतासिर होने का असर अब चेन्नई के ट्रांसपोर्ट शोबे पर भी वाज़े तौर पर नजर आने लगा है। शहर में हजारों ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली अपनी गाड़ियों में ईंधन भरने में दुश्वारी का सामना है, जबकि मुसाफिरों को बढ़ते हुए किरायों की सूरत में इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि गैस की सप्लाई गैर यकीनी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें गैस स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा। कई ड्राइवरों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हुई है और बाज़ मुकामात पर गैस हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की तंजीम के नुमाइंदों के मुताबिक गैस पर चलने वाले तकरीबन 1/4 ऑटो रिक्शा ईंधन हासिल करने में नाकाम रहे। तंजीम ने खदशा जाहिर किया है कि अगर सप्लाई जल्द बेहतर न हुई तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। तमिलनाडु ऑटो तोजला लार्गल सम्मेलन के रियासती एग्जीक्यूटिव सदर एस बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि तकरीबन 25% गैस ऑटो ईंधन हासिल नहीं कर सके। शहर हैदराबाद में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की किल्लत के सबब अब खवातीन दोबारा लकड़ी का इस्तेमाल कर रही। सार्फिन का कहना है कि सिलेंडर भरवाने की कीमत उनकी माहाना आमदनी से बाहर हो चुकी है। तलब में अचानक इजाफे की वजह से लकड़ी के टालों पर स्टॉक खत्म होना शुरू हो गया है। सप्लायर्स अब दूर दराज के जंगलाती इलाकों से लकड़ी मंगवा रहे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे। छोटे ढाबों और टिफिन सेंटर्स ने अपनी लागत कम करने के लिए कोयला वाली भट्टियों का रुख किया, जिसकी वजह से मार्केट में कोयले की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही। दूसरी तरफ माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि लकड़ी और कोयले के धुएं से घरों में फिजाई आलूदगी बढ़ रही, जिससे खवातीन और बच्चों में सांस की बीमारियां और आंखों की सोजिश के मसाइल पैदा हो सकते हैं। शहर हैदराबाद में कई रेस्टोरेंट्स के बंद होने के सबब डिलीवरी बॉयज व गिग वर्कर्स गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्कर्स की जिंदगी अजरन हो गई है। स्विगी, जोमेटो और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों नौजवान अब अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में फिक्रमंद हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से डिलीवरी बॉयज की रोजाना की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो रहा। वर्कर्स का कहना है कि कंपनियां फी ऑर्डर मुआवजे में इजाफा नहीं कर रही, जिससे उनका मुनाफा खत्म होकर रह गया। किरायों में इजाफा और बिजली के महंगे बिलों की वजह से शहर के कई छोटे और औसतन दर्जे के रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे। इसके नतीजे में वर्कर्स को ऑर्डर पिक करने के लिए अब दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है, जिससे वक्त और ईंधन दोनों ज़ाय हो रहे। रेस्टोरेंट्स कम होने की वजह से मौजूदा फूड हब्स पर हुजूम बढ़ गया है, जिसकी वजह से वर्कर्स को एक एक ऑर्डर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसका उन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं मिलता। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने हुकूमत और
کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے تناسب سے ڈیلیوری چارجز میں اضافہ کیا جائے، ورکرز کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اقل ترین اجرت کا تعین کیا جائے، گگ ورکرز کے لیے ہیل انشورنس اور حادثاتی بیمہ کی سہولت فراہم کی جائے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان ورکرز کے مسائل حل نہ کیے گئے تو اس شہر کا ڈیلیوری سسٹم شدید متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ کام اب ورکرز کے لیے مالی طور پر فائدہ مند نہیں رہا۔ گیس کی قلت اور ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے حیدرآباد میں آٹو ڈرائیوروں کی زندگی اجرن کر دی، جس کی وجہ سے وہ شدید معاشی بحران کا شکار ہو گئے۔ ایل پی جی کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اچانک اضافے نے آٹو چلانے والے ہزاروں خاندانوں کو مشکل سے دوچار کر دیا۔ شہر کے مختلف حصوں میں آٹو ڈرائیوروں کو گیس ریفل کروانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا۔ کئی اسٹیشنوں پر نو اسٹاک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈرائیور ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دن کا آدھا وقت صرف گیس کی تلاش میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سواریاں نہیں اٹھا پاتے اور ان کی یومیہ کمائی آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ آٹو ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا، لیکن سواریاں پرانے کرائے پر ہی سفر کرنا چاہتی ہیں۔ کرایہ بڑھانے پر مسافروں اور ڈرائیوروں کے درمیان تکرار اب روز کا معمول بن چکی ہے۔ ڈرائیوروں کے مطابق موجودہ کمائی سے آٹو کی قسط، گیس کا خرچ اور گھر کے اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس بحران نے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ان محنت کشوں کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ کئی ڈرائیوروں نے بتایا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو وہ اپنے آٹو کھڑے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ایندھن کے اخراجات نکالنے کے بعد ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور سپلائی کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ ان کا روزگار بچ سکے۔ تلنگانہ حکومت نے شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر 2026 کے لیے چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیشیل کیلنڈر کے مطابق جمعۃ الوداع 13 مارچ فرائیڈے اور شب قدر 17 مارچ ٹیوزڈے کو ہوں گی۔ ان دونوں دنوں کی چھٹیاں آپشنل رکھی گئی ہیں، جبکہ عید الفطر کی چھٹی جنرل ہالیڈے کے طور پر دی گئی ہے۔ کیلنڈر کے مطابق 21 اور 22 مارچ عید الفطر کی چھٹیوں کے لیے لسٹ کی گئی ہے، لیکن فائنل ڈیٹ چاند نظر آنے پر ڈیپینڈ کرے گی۔ اگر 19 مارچ کو چاند نظر آ گیا تو عید 20 مارچ کو منائی جائے گی، ورنہ 21 مارچ کو ہوگی۔ حیدرآباد میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں شاپنگ بڑھنے کی امید کے چلتے مارکیٹس اور دکانیں بھی تیار کر رہی ہیں، اور عید الفطر میں چینج ڈیٹس ڈیپینڈنگ سائٹ سینگ کے طور پر دیکھی جائے گی۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے امتحانی نتائج کا بے صبری سے انتظار کرنے والے لاکھوں طلباء کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ جاری کیا، جس کے بعد 10 اپریل تک نتائج جاری کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ حکام اس کوشش میں ہیں کہ نتائج کا اعلان 4 یا 5 اپریل تک ہی کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کی جا رہی۔ ریاست میں 25 فروری سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات رواں ماہ کی 18 تاریخ کو ختم ہونے والے ہیں، تاہم بورڈ نے وقت بچانے کے لیے امتحانات کے دوران ہی جوابی پرچوں کی جانچ کا عمل شروع کر دیا تھا، جو کہ 4 مارچ سے جاری ہے۔ حکام کا ارادہ ہے کہ پرچوں کی جانچ کا کام جلد از جلد مکمل کر کے رزلٹ پروسیسنگ شروع کی جائے۔ اگرچہ موجودہ منصوبہ بندی اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج جاری کرنے کی ہے، لیکن اگر کسی تکنیکی وجہ سے تاخیر ہوئی تو نتائج میں مزید 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اپریل کے دوسرے ہفتے تک نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بورڈ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ایم سیٹ اور دیگر مسابقتی امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے داخلوں میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محکمہ تعلیم نے گزشتہ سال کے مقابلے اس بار نتائج کی تیاری کے عمل کو مزید تیز اور پختہ بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران پر یک طرفہ حملے کے بعد جوابی کارروائی کے دوران دنیا بھر میں تیل اور گیس سپلائی کا اہم راستہ آبنائے ہرمز متاثر ہونے سے دنیا بھر میں مچی کھلبلی کا اثر ہندوستان میں محسوس کیا جا رہا، جہاں گیس کے بحران کے حوالے سے کوہرام مچ گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں کمرشل گیس سلنڈر نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً 20% ہوٹل بند ہو گئے، اور جو کچھ کھلے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کھانے کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے باہر کھانے پر انحصار کرنے والے بیچلر اور دیگر لوگوں کے لیے
लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। इसके साथ ही फूड चेन पर भी जबरदस्त असर पड़ा। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कैनॉट पैलेस भी इस बहरान से मुस्तशना नहीं रहा। कौमी राजधानी के मशहूर कारोबारी और सयाहती मुकाम कैनॉट पैलेस सीपी के मशहूर फूड ज्वाइंट्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि लोग भी अब अपने पसंदीदा जायके के लिए तरसने लगे हैं। दर हकीकत सीपी के मशहूर छोले भटूरे की दुकान पर अब भटूरे नहीं सिर्फ चावल मिलेगा और काबोट चस्पा कर दिया गया। यहाँ की गलियों में दहाइयों से एक दुकान है जो छोले भटूरे के लिए मशहूर है। खाने के शौकीन कई किलोमीटर दूर से यहाँ सिर्फ छोले के चटकारे लेने आया करते हैं, लेकिन अब इस दुकान के बाहर पोस्टर लगा दिया गया जिसमें बताया गया कि वहाँ चावल के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा। तेलंगाना भर में बढ़ती हुई गर्मी और तपिश के पेश नज़र महकमे तालीमात ने 16 मार्च से 23 अप्रैल तक तमाम स्कूलों को निस्फ दिन तक चलाने का ऐलान किया। नए औकात के मुताबिक तमाम सरकारी व खानगी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे। सरकारी और मुकामी इदारों के ज़रिए इंतजाम चलने वाले स्कूलों में तलबा को दोपहर 12:30 बजे खाना फराहम करने के बाद घर रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे स्कूल जहाँ 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकज कायम है वहाँ तदरीसी अमल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि सुबह के सेशन में इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। इन मराकज वाले सरकारी स्कूलों में तलबा को पहले दोपहर का खाना खिलाया जाएगा और इसके बाद क्लासेस शुरू होंगे। इम्तिहानात के अख्ताम के बाद ये स्कूल भी दोबारा अपने मामूल के वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तालीमी साल की तकमील पर 24 अप्रैल से 11 जून तक गर्मा की तातीलात रहेंगी और नए तालीमी साल 2026-27 का आगाज 12 जून से होगा। तेलंगाना में एसएससी के सालाना इम्तिहानात का आगाज 14 मार्च से होने जा रहा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासती महकमे तालीम के मुताबिक इम्तिहानात के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की गई। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इम्तिहान शुरू होने के मुकर्ररा वक्त के बाद सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर की गुंजाइश दी जाएगी, यानी सुबह 9:35 तक ही तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाजत होगी। इसके बाद किसी भी तालिब इल्म को मरकज इम्तिहान में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले का मकसद इम्तिहानी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना और नकल जैसे मसाइल को रोकना बताया गया है। तलबा को मशवरा दिया गया कि वो इम्तिहानी मराकज़ पर कम अज कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी या ताख़िर का सामना ना करना पड़े। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए भी पेशगी मनसूबा बंदी करने की हिदायत की गई है। इस साल रियासत भर में कायम करदा 2676 इम्तिहानी मराकज़ पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इनमें 1,582 सरकारी स्कूलों जबकि 1,094 खानगी स्कूलों के मराकज़ शामिल हैं। इम्तिहानात के दौरान नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड्स, महकमे तालीम के अहदेदारान और पुलिस की निगरानी भी रहेगी। महकमे तालीम ने तमाम तलबा से अपील की है कि वो इम्तिहानात के दौरान क़वाइद व ज़ाब्ते की पाबंदी करें, नकल से गुरेज करें और मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तिहानात में शिरकत करें ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।